लो, फिर से आ गया बूढ़ा। जाओ, दरवाज़ा खोलो और स्वागत करो अपने बाप का। रजनी भिन भिनाती हुई बोली तो अखिलेश भारी कदमों से दरवाज़ा खोलने चला गया। दीनानाथ की दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े भी बिना धोए पहन रखे थे। बेटे को देखते ही बोले, बेटा, मुझसे अब अकेले गांव में नहीं रहा जाता, इसलिए मैं अब यही रहूँगा तुम लोगों के साथ। अखिलेश दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, गांव की हवा आपकी सेहत के लिए अच्छी थी पिताजी, और आप तो जानते ही हो आपकी बहू आपको पसंद नहीं करती। फिर से घर में चिक चिक शुरू हो जाएगी। दीनानाथ बोले, बहू को समझा दे बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा थी गांव में दिन कट जाते थे, मगर अब तो वहाँ मेरा मन ज़रा भी नहीं लगता। बेटा बोला, मैं बात करता हूँ आपकी बहू से। फिर अखिलेश पत्नी के पास जाकर बोला, सुनो, अब ज़्यादा शोर शराबा मत करना, अब आ ही गए हैं तो रखना ही पड़ेगा। रजनी हाथों को नचाते हुए बोली, ऐसे कैसे रखोगे, घर में इतने कमरे भी नहीं हैं, एक में हम सोते हैं, एक में दोनों बच्चे सोते हैं। अखिलेश बोला, वो कोने वाला कमरा है ना, उसमें रह लेंगे, एकांत में रहेंगे तो तू भी डिस्टर्ब नहीं होगी। रजनी बोली, अगले महीने मेरा भाई आने वाला है, वो यहाँ शहर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, कोने वाला कमरा उसे देना पड़ेगा। अखिलेश बोला, तो फिर ड्राइंग रूम पिताजी को दे दो। रजनी बोली, वो तो मेहमानों के लिए है, वो मैं किसी को नहीं देने वाली। अखिलेश झल्लाकर बोला, तो क्या करूँ, अब आ ही गए हैं तो धक्के मारकर निकाल भी नहीं सकता। वैसे भी मोहल्ले में हमारी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग सुनेंगे तो जीने नहीं देंगे। रजनी बोली, किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते उन्हें। अखिलेश बोला, वृद्धाश्रम में भी फ्री में कोई नहीं रखता, पैसे लगते हैं, तुम तो जानती ही हो, नई नौकरी में मुझे 18,000 रुपये महीने के ही मिल रहे हैं, इनमें घर खर्च भी नहीं चल रहा, वृद्धाश्रम की फीस कहाँ से भरूंगा। रजनी गुस्से में बोली, बूढ़ा मर खप जाता तो पीछा छूट जाता, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा। अखिलेश बोला, धीरे बोल, वो ड्राइंग रूम में ही बैठे हैं। रजनी बोली, सुन लेने दो, मैं नहीं डरती किसी से। उधर पोते पोतियों के साथ खेलते हुए दीनानाथ सब सुन रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि वे उठकर घर से बाहर चले गए। 8 वर्षीय सोनू आकर बोला, मम्मी, दादू घर से बाहर चले गए। अखिलेश बोला, शायद पिताजी ने सब सुन लिया है, इसलिए बाहर चले गए हैं। रजनी बोली, अच्छा होगा अगर वो लौट कर ना आए, हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। 5 दिन हो गए थे, दीनानाथ लौट कर नहीं आए। अखिलेश न उन्हें ढूंढने गया, न कोई खोज खबर ली। रजनी तो बहुत खुश थी कि चलो पीछा छूटा, मगर 5 दिन बाद दीनानाथ लौट आए। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 पुलिस वाले और 4-5 आदमी और थे। आते ही वे अखिलेश से बोले, बेटा, ये घर मैंने वृद्धाश्रम वालों को दान कर दिया है, बदले में ये लोग मेरी आजीवन सेवा करेंगे। ये घर मैंने मेरे और मेरी पत्नी के लिए बनाया था, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी ने इस पर कब्जा जमा लिया है। सास बहू की नहीं बनी तो मैं तुम्हारी माँ को लेकर गांव चला गया ताकि तू सुख से रह सके, मगर अब मैं निसहाय हूँ, अकेला हूँ। तुम लोग मुझे मेरे ही घर में एक कमरा तक नहीं देना चाहते हो, तुम लोगों के पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरे घर में रहो। इसलिए अभी इसी वक्त तुम ये घर खाली कर दो और इस घर से वही सामान लेकर जाना जो तुमने खुद खरीदा है, बाकी का मेरा सामान यही छोड़ देना। यह सुनकर अखिलेश और रजनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रजनी दीनानाथ के पैरों में गिरकर बोली, ससुर जी, माफ़ कर दो। दीनानाथ बोले, अब माफ़ी मांगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये घर वृद्धाश्रम के नाम हो चुका है। दोस्तों, क्या दीनानाथ का ये कदम सही था? उन्हें बेटे बहू को एक मौका और देना चाहिए था या नहीं? धन्यवाद दोस्तों।